हेलो फ्रेंड, साइंस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये टोटल साइंस का क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल 27 क्वेश्चन होंगे और बहुत है। इसमें टोटल कितने होंगे? 27 क्वेश्चन और ये इंटरेस्टिंग सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ऐसा ही मात्रक पूछा है तो ये न्यूटन होगा। जबकि सीरियस मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? तो सीरियस मात्रक बल का क्या होता है? तो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। चलिए इससे संबंधित और हम कुछ बताते हैं। हिसाब से पूछा जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन। तो वैल्यू होता है, जब यहाँ पे जूल दिया गया है तो कार्य और ऊर्जा दो ऐसे मात्रक हैं जिसकी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। जबकि सीरियस मात्रक कार्य और ऊर्जा का सीरियस मात्रक क्या होता है? तो अर्क होता है। ठीक है। और ऐसा ही मात्रक पूछेगा जूल होगा। किसका? कार्य और ऊर्जा का। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 के पावर 7 अर्ग। कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्ग। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है तो पत्ती द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ती द्वारा। जब आप देखे होंगे कि जो भी पतझड़ पेड़ होते हैं तो उसमें देखिएगा जैसे पत्ती होते हैं, पत्ती इस टाइप से होते हैं ना, इस टाइप से। तो ये जो नुकीला वाला जो भाग होता है यहाँ पे देखिएगा रेघारी टाइप के से रहता है। तो ये जो रेघारी टाइप है ना, ये इससे जो पत्ती उत्पन्न होते हैं ये बाद में गिर जाते हैं। ठीक है। तो उसी को ब्रायोफाइलम के अंतर्गत रखा गया है। और ब्रायोफाइलम से किसका प्रवर्धन होता है? तो पत्ती, यानी ब्रायोफाइलम में पत्ती के द्वारा पौधे का निर्माण होता है। यही भाग होता है। ठीक है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए। और बी और सी एक ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बाकी और कोई नहीं घुलता है। ठीक है। बाकी ए, ई, डी, के ऐसे याद रखिएगा। के, ई, डी, ए यानी कीड़ा से याद रखिएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील है। ठीक है। जबकि बी और सी, बी और सी ये जल में घुलनशील है। ठीक है। तो इसमें से विटामिन सी हो जाएगा, है ना, विटामिन B1 हो जाएगा, B2, ये सभी जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है। ठीक है। पेट्रोलियम के अनेक उत्पादन प्राप्त किए जा सकते हैं तो प्रभावी आसवन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? तो प्रभावी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का अनेक रूप से यानी अनेकों उपयोग में प्रभावित किया जाता है, नहीं उसका प्रयोग किया जाए यानी उत्पादन किया जाता है। किसका? तो ऐसे समझिए कि मेनली रूप से पेट्रोलियम के जो उपयोगी है तो किस रूप में करते हैं? तो प्रभावी आसवन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। और पेट्रोलियम हाई जो है मुंबई में स्थित है, जो पेट्रोलियम के लिए संबंधित है। निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? तो स्टील है। स्टील का प्रत्यास्थता रबर के सापेक्ष ज़्यादा होता है। किसका होता है? तो स्टील का। क्योंकि इसमें जब भी विरूपक बल आप यानी जिससे कोई भी फोर्स लगाए हैं उसको हटा लीजिएगा तो ये रबर से भी जल्दी अपना रूप में आ जाता है। कहने का माना है कि प्रत्यास्थ उसी को बोलते हैं कि जो किसी भी वर्क अगर उस पर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक रबड़ है, इसको आप टान रहे हैं तो टानने के बाद ये बढ़ गया तो फिर इसको छोड़िएगा तो जो इसका अवस्था था, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ इसका अवस्था था, ऐसे ऐसे समझिए। जैसे देखिए एक रबड़ का आती है, इतना इसका लेंथ है पहले से ही नॉर्मल में, जब इसको टाने तो ये इतना बढ़ गया। तो जब भी इस पर से हम फोर्स हटाएंगे, मतलब इस पर से बल हटाएंगे, छोड़ेंगे तो यह पुनः अपने ही रूप में आ जाता है। इसी को प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो स्टील पर सिर्फ ऐसा ही होता है। जब भी स्टील पे मान लीजिए कि एक स्टील है, इस पर टान दिया जाता है, टानने के बाद ये बड़ा हो गया, जब इसको छोड़ेंगे तो इतना अपना प्रेशर से ही अपना रूप में आएगा कि इतना रबड़ भी स्पीड से नहीं आता है। ठीक है। तो रबड़ के सापेक्ष स्टील की प्रत्यास्थता अधिक होती है और दूसरे में रबड़ आता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। निम्नांकित पदार्थों में केवल एक ही तत्व से बना कौन सा है? तो हीरा है। हीरा सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो कार्बन से। ठीक है। बाकी चलिए और बताते। जैसे आपसे पूछा जाए कि बालू किस किस से मिलकर बना होता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड से, SiO2 से। ठीक है। यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण होता है? बालू का। पानी का पूछ दिया जाए तो इसका H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जबकि हीरा जो है ओनली कार्बन से बने होते हैं। और एक रहा कांच। कांच किससे बने होते हैं? तो सिलिकेट ऑगे से। ये भी सिलिकेट से बने होते हैं। ठीक है। तो इसमें सिलिकेट का यौगिक मिला रहता है, यानी कि ओनली फॉर सिलिकेट से होता है। ठीक है। सोल्स ने किसका आविष्कार किया था? तो टाइपराइटर का आविष्कार किए थे। सोल्स ने किसका आविष्कार किए थे? तो टाइपराइटर का आविष्कार किए थे। कब किए थे? तो किए थे 1867 ईस्वी में। सोल्स ने 1867 ईस्वी में
टाइपराइटर की खोज किए थे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो एक क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन गैस वायुमंडल का नहीं है। बाकी नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है। CO2 बताइए 4 से 5%, जबकि ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 21%। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन वायुमंडल का भाग नहीं है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाले प्रमुख बीमारी कौन सा है? तो क्वाशियोरकर है। क्वाशियोरकर बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण के कारण होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण के कारण कौन सा होता है? तो क्वाशियोरकर होता है। अरक्ता ब्लड की कमी से होता है, इसी को एनीमिया बोलते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी के, जो सूर्य के प्रकाश से जिसके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है तो उसको रिकेट्स नामक बीमारी होते हैं। और इसमें हड्डियाँ जो होती हैं झुरी पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। विटामिन सी में होता क्या है कि जितने भी त्वचा होते हैं वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। दूध में वसा धारता कम हो जाती है तो ये ग्रीष्म ऋतु में। गर्मी के समय में दूध में वसा धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जबकि शरद ऋतु में बढ़ जाती है। ठीक है, अब दूध आया तो इसमें कुछ और बताते हैं। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है और यह दूध प्राकृतिक रूप से क्या होता है? तो मीठा होता है। ठीक है, कृत्रिम रूप नहीं, प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, भैंस के दूध में सबसे अधिक मात्रा में वसा पाया जाता है और इसमें होता क्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। कौन सा? केसिन नामक प्रोटीन के कारण ये सफ़ेद होता है, जबकि पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। किस कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन से होते हैं? तो ऑक्सीजन होते हैं। कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। मानव शरीर के निर्माण के लिए 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। चलिए 6 तत्वों का आपको नाम बताते हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन, पाँचवा है कैल्शियम और एक छठा है फास्फोरस। तो ये सभी तत्वों की आवश्यकता होती है शरीर के निर्माण में। ठीक है, लेकिन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद फास्फोरस। प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा कितना होती है? तो 1.5 से 2 लीटर। ठीक है, कितना होती है? 1.5 से 2 लीटर होती है। और मूत्र में यूरोक्रोम के कारण इसका क्या होता है? तो रक्त जो यूरिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशाब यानी मूत्र बोलते हैं, वो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई यानी क्या होती? तो यह अप्रभावित रहती है। यानी वायुमंडल रहे या ना रहे, वायुमंडल पे दिन या रात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वायुमंडल रहता भी और नहीं भी रहता फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यह अपरिवर्तित हो जाएगा। यानी वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दिन रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति पे डिपेंड करता है। कि इस पर करता है? घूर्णन गति पे डिपेंड करता है। इसलिए वायुमंडल रहे या ना रहे उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप लगाया जाता है वो होता है आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। कौन सा? एक आयरन ऑक्साइड होता है। अगर आयरन ऑक्साइड ऑप्शन नहीं रहे तो आप फेरिक ऑक्साइड लगाइएगा। क्या लगाइएगा? फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि जो टेप रिकॉर्डर होते हैं उसमें प्लास्टिक के टेपों पर जो लेप लगाए जाते हैं फेरिक ऑक्साइड का लगाया जाता है या फिर आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो 4.2 प्रकाश वर्ष में। यानी सूर्य के अतिरिक्त यानी निकटतम तारे से प्रकाश तक पृथ्वी पहुंचने में 4.2 प्रकाश वर्ष लगते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है और यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में टोटल कितने लगते हैं? तो 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुँच जाती है। ठीक है, जबकि सूर्य के यानी निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में ये 4.2 प्रकाश वर्ष लगते हैं। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता है। ध्वनि का स्रोत जब पर्यवेक्षक से दूर होगा तो डॉपलर प्रभाव वर्क नहीं करेगा। यानी जब भी ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक के निकट होना चाहिए। ठीक है, ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक और स्रोत के जोड़ने वाले रेखा के समकोण होना चाहिए। बिल्कुल सही है। स्रोत अति उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है, ये बिल्कुल तीनों सही है। बाकी दूर होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। दूर नहीं, नज़दीक होते हैं डॉपलर प्रभाव में। जैसे कि आप ट्रेन देखे होंगे, जब ट्रेन अपना सिटी यानी हॉर्न बजाते हैं तो हमेशा पर्यवेक्षक के नज़दीक आने का प्रयास करता है। जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे साउंड उसका बढ़ते जाता है और जब दूर रहता है तो साउंड कमता है। ठीक है, तो ये डॉपलर प्रभाव पे ही काम करता है। ठीक है,
परमाणु की परिभाषित त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 के पावर माइनस 10 होती है। कितना होती है? 10 के पावर माइनस 10। इसको अगर आप भाग दीजिएगा 0.1 आएगा, 0.1 AM, ठीक है। जबकि नाभि की त्रिज्या आपसे पूछ दिया जाए तो 10 के पावर 15 होता है। ये नाभि का त्रिज्या होता है। अगर नाभि का आपसे पूछा जाए तो नाभि की त्रिज्या 10 के पावर 15 होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर 10 होती है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 ही ऑप्शन में से आप बताइए, आंसर इसी में है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जितने भी मृत पेड़ पौधे होते हैं, जिससे बहुत हज़ारों वर्षों से उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, तो उन्हीं का आयु पता करने के लिए ये कार्बन यानी रेडियो कार्बन तिथि का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें उपयोग किसका होता है? तो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। इसका कार्बन 14 का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस को और क्या नाम जानते हैं? इसी को बोलते हैं श्वासनी शोथ। क्या बोलते हैं? श्वासनी शोथ के नाम से इसको जाना जाता है, ब्रोंकाइटिस रोग को। और यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है ब्रोंकाइटिस रोग में कि जब भी आप सांस लेते हैं तो जो फेफड़ा में जाने वाले जितने भी वायु रहते हैं उसके नलियाँ क्या होती हैं, यानी उसके जाने वाले जो मार्ग होते हैं उसमें सूजन आ जाते हैं, उसी को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और सूजन होने के ही कारण इसमें बहुत सा परेशानी होती है, जैसे खांसी आना, क्या होना? खांसी आना, बलगम आना, सीने में दर्द होना आदि सभी दिखते हैं ये ब्रोंकाइटिस के रोग में ही होते हैं। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, तो क्षय रोग के लिए। क्षय रोग का और क्या बोलते हैं? तो इसी को यक्ष्मा के नाम से जानते हैं। यक्ष्मा का है तो टीबी आप जानते ही होंगे। टीबी से बचाव के लिए बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। और यह 6 माह के बीच लगाया जाता है, यानी ऐसा नहीं है, ये हमेशा 6 माह के अंदर में लगाया जाता है। 6 माह जिस बच्चा का हो जाता है तो उसको ये टीका दिया जाता है, ताकि उसको टीबी मुक्त होना चाहिए, यानी टीबी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। और यह इसी को यक्ष्मा को ही क्षय रोग बोलते हैं, या टीबी बोल सकते हैं। यक्ष्मा को क्या बोलते हैं? टीबी, क्षय रोग, ठीक है। और कैंसर आया है तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और पोलियो को टीका बच्चों को जन्म के 7वें दिन लगाया जाता है, ठीक है। सबसे तेज़ गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया है। मलेरिया किससे होता है? तो यह होता है, बताइए, तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया है, और यह सबसे तेज़ी से फैलने वाला बीमारी है, ठीक है। जब भी तेज़ गति से जब मलेरिया जिस व्यक्ति को होता है तो इसमें प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, यानी आप कह सकते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सी है? तो विटामिन C है। विटामिन C के द्वारा घाव को भरने में यानी सहायता के लिए शीघ्र यानी जल्द के लिए यूज किया जाता है, यानी घाव को भरने के लिए विटामिन C की आवश्यकता होती है। ऐसे विटामिन E भी घाव भरने में सहायता करता है, ठीक है। तो अगर विटामिन C नहीं रहे तो विटामिन E लगा दीजिएगा, लेकिन यदि विटामिन C और विटामिन E दोनों रहे तो विटामिन C को फर्स्ट चांस देना है और फर्स्ट आंसर वही मारना है, ठीक है। 110% सही होगा, यानी घाव को शीघ्र भरने में विटामिन C की आवश्यकता होती है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? तो DNA। अनुवांशिक कूट के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो यह अणु DNA है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति सोता है यानी तो उसका क्या होता है? ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जो होता है घटता है। तो कितना घटता है? तो जब कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको 5% रक्तचाप घट जाता है, यानी ब्लड प्रेशर घट जाता है। और जब कोई व्यक्ति पर यानी ऊंचाई स्थानों पे जाता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ रहा है या फिर उसको गुस्सा है, तो उसको यानी पहाड़ पर चढ़ने के कारण उसको 30% की वृद्धि हो जाता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? तो 30%। जब भी सोता है तो 5% घट जाता है, ठीक है। ब्लड के 2 रूप होते हैं, एक सिस्टोलिक, एक डायसिस्टोलिक। ऐसे रक्तचाप बराबर क्या होता है? 120/80 होता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन के रूप में। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाला को डायसिस्टोलिक। नीचे वाला बढ़ गया तो दिक्कत है, ऊपर वाला बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या करती है? तो वह ऊष्मा को अवशोषित करती है। जब कोई वस्तु यानी ठोस वस्तु है वो पिघलती है तो वह क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित करती है। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं तो अवतल दर्पण। जैसे आप देखे होंगे, कभी जाते होंगे रोड पे, तो जो साइड में जो इस तरह से बल्ब लगे होते हैं तो अवतल लेंस का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेंस नहीं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सड़क के रोशनी में जो भी लाइट लगाए जाते हैं या फिर देखेंगे बीच बीच में कभी लगा दिया जाता है तो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति कौन सी है? तो सोयाबीन है। सोयाबीन में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? तो 40 से 42%। कितने? 40 से 42%। जबकि सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। मशरूम में कितना होता है?
तो 80 से 82% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? तो मशरूम में, जबकि दूसरा स्थान सोयाबीन का होगा। अगर इसमें मशरूम नहीं दिया गया है इसीलिए हम सोयाबीन ही टिक करेंगे। ऐसे आपको मशरूम कहीं देता नहीं है, लेकिन आपको हम जानकारी के तरह से बता दिए कि आप नॉलेज उसको रखिए कि सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन की मात्रा होता है, तो मशरूम में होता है, जबकि सोयाबीन में उससे कम होता है। सोयाबीन में कितना होता है? तो 40 से 42% होता है, जबकि मशरूम में 80 से 82% होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।